नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम बात करेंगे, स्पेशली सरकार ने जब यहाँ पर बताया है कि बम्पर क्रॉप यहाँ पर आने वाली है, जो एडवांस एस्टिमेट्स नंबर्स आए हैं उसके लिहाज से। लेकिन इंडियन मार्केट्स की अगर भी बात की जाए तो 2025 में इवन एज सरकार की तरफ से यहाँ पर काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स आई, एश्योरेंसेज भी आए, रूल्स फ्रेमवर्क भी यहाँ पर चेंज हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड यहाँ पर कितना बदला है और आगे जाकर किस तरह की डिमांड, सप्लाई एंड प्राइसेज रह सकते हैं, उसी पर आज करेंगे चर्चा। इसके लिए हमारे साथ सेक्टर वाइज जुड़ रहे हैं सनविन ग्रुप के CEO, साथ ही साथ रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, एंड हमारे साथ होंगे इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन भी। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर एडिबल ऑयल्स की करेंगे एंड सनविन ग्रुप के CEO संदीप बजोरिया अब हमारे साथ हैं। संदीप जी नमस्कार। और एडिबल ऑयल की अगर बात की जाए तो लगातार सरकार के कई तबकों से हमने ये स्टेटमेंट आते हुए देखी कि किस तरह हमें सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ यहाँ पर जाना है। अगर एक स्टेटमेंट, अगर एक डेटा पॉइंट यहाँ पर उठा के देखें तो इंडियन ऑयल सीड आउटपुट में हमने बढ़त ज़रूर आते हुए देखी है, लेकिन जहाँ तक एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स की बात है, ये भी करीब करीब $18 बिलियन तक पहुँचते हुए नजर आए हैं। कंट्री जो 60% अपनी रिक्वायरमेंट का इंपोर्ट करती है, सेल्फ सफिशिएंसी थोड़ी सी फार फेच्ड है यहाँ पर। जिस तरह से हमने 2025 एज एन ईयर देखा है, कैलेंडर ईयर, किस तरह से आप देखते हैं इंडिया आउटपुट ग्रोथ और जिस तरह की एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स हमने आते हुए देखे हैं? उषा जी, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं जिनीवा में हूँ, ग्लोबल कमोडिटी डायलॉग जो टेफ्ना ने अरेंज किया उसके लिए आया हूँ। और जिनीवा एक वर्ल्ड का ट्रेडिंग कैपिटल है, तो वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके जो ट्रेडिंग हेडक्वार्टर्स है वो जिनीवा में है। तो यहाँ सबसे हमारी मुलाकात हो रही है, सब कॉन्फ्रेंस में भी आए हैं। और ये सही समय पे आप सही टॉपिक बात कर रही है कि $18 बिलियन का हमारा वेज ऑयल का इम्पोर्ट हो गया है। 16 मिलियन टन हमने इम्पोर्ट किया है, 7.5 मिलियन हमने पाम इम्पोर्ट किया है, 5.5 मिलियन हमने सोया इम्पोर्ट किया है, 3 मिलियन हमने सनफ्लावर ऑयल इम्पोर्ट किया है। तो ये देखिए, हमारा देश ऐसा है, 144 करोड़ की पॉपुलेशन है, 18 किलो पर पर्सन पर ईयर हमारा कंजम्पशन है, 260 लाख टन हमें तेल की खपत चाहिए हर साल, हमारी डिमांड है। उसमें से हम 160 इंपोर्ट कर रहे हैं और 100 लाख टन हमारा प्रोडक्शन है। तो आपने सही कहा कि 60% हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है और 40% ही हम पूरा कर सकते हैं। ये सेल्फ सफिशिएंसी का जो नारा है और जो हम चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत सारी चीजों में अभी अटका हुआ है। गवर्नमेंट ने एक ऑयल पाम मिशन बनाया है और उसके अंदर में एक थ्रस्ट दिया है, 11,000 करोड़ का लोकेशन किया है साउथ में और नॉर्थ ईस्ट के लिए। वो अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, और उसको लेके ऑयल पाम में जितने फास्ट टारगेट, बड़े टारगेट बने, उतना तो अचीव नहीं होगा, लेकिन उसकी ग्रोथ हो रही है। अभी हमारा 4 लाख टन सीपीओ पर साल इंडिया में बनता है, वो 10 लाख टन तक बन जाएगा 2030 में। ये डेफिनेटली उसमें बढ़ोतरी होगी। और दूसरा, उन्होंने मिशन जो इंट्रोड्यूस किया है सोयाबीन ग्राउंडनट के लिए और दूसरे सीड्स के लिए, उसमें भी एफर्ट चल रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो है। आप जानते हैं हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी की है। एरिया तो बढ़ नहीं सकता है, एग्रीकल्चर में कंपीटिंग एरियाज हो रहे हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी सोयाबीन में 1,1100 किलो पर हेक्टर है। मैं लास्ट ईयर ब्राजील में था, उसके पहले साल अर्जेंटीना में था, वहाँ 3,500 किलो पर हेक्टर है। हमसे 3 गुना प्रोडक्टिविटी वहाँ ज्यादा है। अब उसके वेरियस कारण है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 1,000 की प्रोडक्टिविटी हमको कम से कम 1,800 तक पहुंचा सकते हैं, भले हमारे पास स्मॉल लैंड होल्डिंग हो। और वो दिक्कतें हमारे पास है, मैकेनाइजेशन उतना नहीं है, तो हम 3,500 नहीं पहुंच सकते, लेकिन 1,100-1,100 से हम 1,800 तक पहुंच सकते हैं। बेटर क्वालिटी सीड, टाइमली फर्टिलाइजर, टाइमली नॉलेज टू द फार्मर एंड सपोर्टिंग इन मेनी वेज। इस तरीके से वाटर मैनेजमेंट से हम बढ़ सकते हैं। तो उस पे हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग सस्टेन्ड कदम बनने चाहिए। वो इतने बन नहीं पा रहे हैं। बातें हो रही है, ग्राउंड लेवल पे अभी तक उतना दिख नहीं रहा है। और हमारे, आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हर साल हमें वेज ऑयल की खपत बढ़ने वाली है। आज जो 260 लाख टन है, अगले 5 सालों में वो 300 लाख टन हो जाएगी। 300 लाख टन हो जाएगी, हमारा प्रोडक्शन सिर्फ 100 लाख टन होगा, तो हमें इम्पोर्ट 200 लाख करना पड़ेगा। बट फिर भी मुझे लग रहा है कि जिस तरह से गवर्नमेंट कर रही है और जिस तरह से सब लोग एफर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो हमारी 2030 की, जो मैं कह रहा था कि डिमांड 300 लाख टन हो जाएगी, 300 में से हमें हमारा ओन प्रोडक्शन हम 100 की जगह पे हम 120 तक बढ़ा पाएंगे, और हमें जो इम्पोर्ट हमारा 160 है वो 180 तक ले जाना पड़ेगा। इस तरह से करना पड़ेगा। लेकिन यदि हमारे सेल्फ सफिशिएंसी के एफर्ट में और ज्यादा मेहनत करी जाए और कड़ी मेहनत करी जाए, तो ये हो सकता है कि फिर ये इम्पोर्ट लेवल नंबर हम जो 160-180 कह रहे हैं, वहाँ वो स्टैटिक हो जाएगा। और इंक्रीमेंटल डिमांड जो हर साल की हमारी 5-10 लाख टन की बनती है, वो हमारा इंक्रीमेंटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन से वो अचीव हो जाएगी। उतना भी हो पाएगा तो हम खुश रहेंगे। तो पूरा सेल्फ सफिशिएंसी का मामला डिफिकल्ट है।
संदीप जी, जैसे कि आप कह रहे हो कि अगर हम ये सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ ना जाएं, अगर हम ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी कम कर सकें, इन सम सेंस इंडिया में ही अब्जॉर्ब कर सकें, तो वो भी टू बिगिन विद एक प्लस पॉइंट होगा। संदीप जी, दूसरी बात ऑफ कोर्स यहाँ पर पॉलिसीज को लेकर है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स और जिन लोगों से हमारी बात होती है वो ये कहते हैं कि जो ये ड्यूटी में कॉन्स्टेंट चेंजेस हैं, जिस तरह की अनसर्टनिटी बनी रहती है इंपोर्ट को लेकर, वो एक और रीज़न है कि हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या इन सम सेंस यहाँ पर सोइंग के नंबर्स बढ़ता हुआ नहीं देखा। आप कहेंगे जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें एक थोड़ा सा लॉन्गर टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहिए? यस, पॉलिसी को स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अभी जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया है, अभी जो 6-8 महीने से चल रहा है, तो अभी वही ड्यूटी स्ट्रक्चर को बार बार टिंकर करके मतलब नहीं है। एक तरफ कंज्यूमर कंप्लेन करता है, एक तरफ फार्मर कंप्लेन करता है। तो मेरा कहने का मतलब है हमें दोनों का समन्वय बना के चलना है, और दोनों का समन्वय बन जाए जिसमें कंज्यूमर, फार्मर, प्रोसेसर और गवर्नमेंट चारों का एक होलिस्टिक अप्रोच से काम होए, तो वो काम बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से इस बार बार ड्यूटी को टिंकर करना ठीक नहीं है। हमें हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाना जरूरी है, और प्रोडक्टिविटी पे ही हमारा फुल फोकस होना चाहिए। यही हमारा मेन सोल्यूशन है। ये समझते हुए हम बात करेंगे और हमारी पूरी पॉलिसी को उस तरफ ओरिएंट करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा, और उसमें हमें आगे हम बढ़ेंगे। वरना हम बस इसी कॉकबार में घूम रहे हैं, कभी ड्यूटी कम करो, कभी ड्यूटी बढ़ाओ, कभी किसान बोलेगा, कभी कंज्यूमर बोलेगा, तो उसका कोई एंड नहीं है। और किसानों की इनकम बढ़ानी और डबल करनी है, किसानों की इनकम बढ़ानी और डबल करनी है, तो आप प्रोडक्टिविटी से करिए ना, उनको हेल्प करिए। 1000-1100 किलो का 1800-1900 किलो पे वो प्रोडक्शन कर पाए, उससे ऑटोमेटिकली उनकी डबल हो जाएगी इनकम। तो संदीप जी, बहुत दूसरी जरूरी चीज है। तो आई थिंक पॉलिसी जी संदीप जी, दूसरी चीज़ यहाँ पर एमपी में भावांतर को लेकर है, जहाँ पर 54 लाख टन का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। माना जा रहा है कि एनीवेयर बिटवीन 6 से 7 लाख टन शायद यहाँ पर भावांतर के तौर पर किया जा रहा है। एज ऑफ नाउ जो हम जानते हैं भावांतर का जो आवंटन है वो इतने बड़े स्केल पे नहीं हुआ है, लेकिन 7-8 लाख टन के करीब यहाँ पर फार्मर्स ने बेचा है, जो शायद भावांतर के अंडर यहाँ पर आएगा। अब अगर हम ओवरऑल एमपी की यहाँ पर आउटपुट देखें और साथ ही भावांतर में यहाँ पर कितना जा रहा है, जितने फार्मर्स एलिजिबल हैं, जिन्होंने यहाँ पर साइन इन किया है, वो नंबर अभी भी काफ़ी स्मॉल है। दूसरे स्टेट्स में किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, कैसे देखते हैं आप इसकी ऑन ग्राउंड प्रोडक्टिविटी? मनीषा जी, मेरे ख्याल से भावांतर हमारा राइट सोल्यूशन है। बिकॉज हम ऊंचा भाव रखे और एमएसपी पे गवर्नमेंट प्रोक्योर करे, तो पूरा प्रोक्योर हो नहीं पाता। पहली बात, प्रोक्योर होता है तो उसमें थोड़ी बहुत धांधली होती है, फिर उसको स्टोरेज रखो, उसको उसका केयर करो, उसकी क्वालिटी को संभालो, फिर 6 महीने 8 महीने बाद उसको बेचने निकालो, टेंडर प्रोसेस करो। तो ये सब बहुत सारी चीजें जहाँ बहुत सारे लीकेजेस हो जाते हैं, और गवर्नमेंट को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ता है, और ये सब चीजें में अल्टीमेटली हमने देखा है कि वो नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है गवर्नमेंट के अकाउंट में। उसकी जगह पे एक बार सीधा, और ट्रेड और इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलता नहीं है, वो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, रॉ मटेरियल की प्राइसेस ऊंची चलती है, फिनिश प्रोडक्ट की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलती है, प्रोसेसिंग का बट्टा बैठ जाता है। तो ये सबको देखते हुए फॉरेन में सब जगह पे इस तरह की प्राइस सपोर्ट स्कीमें हैं, जो डिफरेंशियल प्राइस सपोर्ट, जिसको भावांतर हम इंडिया में कहते हैं। तो भावांतर बहुत सही कदम है। भावांतर को ही हमको फाइन ट्यून करना चाहिए, सब स्टेट्स में भावांतर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और उससे किसान को जो भी डिफरेंस है, जो एमएसपी गवर्नमेंट ने बोली है, या और जो मार्केट एवरेज प्राइस वो 15 दिन की गिन रहे हैं, उसका डिफरेंस किसान के अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाए। उससे बेटर सोल्यूशन कोई नहीं है। आज हमारे इतने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इंडिया की इतनी आगे बढ़ गई है, सब किसानों के अकाउंट खुल गए, इतने जनधन अकाउंट खुल गए, इतने डिजिटल अकाउंट खुल गए, तो हमारे लिए जरा भी डिफिकल्ट नहीं है, और इसमें लीकेजेस की जगह मिनिमाइज हो जाती है। बस स्कीम को एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा फाइन ट्यून करने की जरूरत है, और मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि भावांतर ही हमको हर कमोडिटी में इंडिया में हर स्टेट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और यही राइट सोल्यूशन है। और लॉन्ग टर्म में आप देखोगे इससे किसान भी बहुत खुश रहेंगे, लॉन्ग टर्म से गवर्नमेंट भी खुश रहेगी, और ट्रेड इंडस्ट्री डेफिनेटली खुश रहेगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पूरी तरह से काम फ्लो बराबर चलता रहेगा। पॉइंट टेकन संदीप जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सभी चीज़ों पर बहुत डिटेल में चर्चा भी करने के लिए। तो क्लियरली जहाँ तक इंपोर्ट्स की बात है, बहुत जल्दी सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाएंगे ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर इंक्रीमेंटल डिमांड ग्रोथ भी टैकल हो पाए तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इस सेक्टर में होगा। बात अब गेहूं की करेंगे और हमारे साथ रोल ऑफ फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगिया है। नवनीत नमस्कार। जहां तक गेहूं की बात है, ये एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर हमने बुआई लगातार हर साल बढ़ते हुए देखी है। सरकार के नंबर्स देखे जाएं तो क्लियरली और कमोडिटीज में भी ये बढ़त देखने को मिली है, लेकिन जहां तक वीट की बात है, अब सरकार धीरे धीरे इसे खोलने लगी है, चाहे वो एक्सपोर्ट के हिसाब से भी हो, मिलिंग के हिसाब से। ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ अड़चने अभी भी हैं, लेकिन जहां हम खड़े हैं विंटर डिमांड के लिहाज से, सप्लाईज के लिहाज से, ओएमएसएस की अभी फिलहाल कोई यहाँ पर चर्चा नहीं है। आप ऑन ग्राउंड कैसे देखते हैं पूरा वीट इकोनॉमिक्स?
देखिए, व्हीट इकोनॉमिक्स आज के दिन अगर प्राइस आउटलुक की बात करें तो आज गेहूँ का बाज़ार जो है वो सबसे न्यूनतम स्तर पे चल रहा है अपने पूरे सीज़न के। व्हीट प्राइसेज़ एकदम सबड्यूड हैं और कहीं न कहीं ये डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज़्म पे आधारित नहीं है, बल्कि हमारा मानना है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे आधारित ज़्यादा हो रहे हैं आज के दिन व्हीट के प्राइसेज़। आपको पता है प्रोडक्शन बम्पर हुआ है इस साल, आगे आने वाला साल में भी जो प्रोजेक्शंस हैं वो अच्छे आ रहे हैं, बम्पर प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं और देखा जाए तो आज के दिन जो गवर्नमेंट ने ओएमएसएस टेंडर्स दे दिए हैं, 2 टेंडर्स बाज़ार में आ चुके हैं और इससे पहले जो धारणा थी प्राइस की ये था मार्केट की कहीं न कहीं मान रहा था कि 3 से 4% का अपवर्ड मूवमेंट व्हीट के प्राइसेस में आएगा। लेकिन ओएमएसएस टेंडर्स आने के बाद में प्राइसेस अब सबको दिख रहे हैं कि बढ़ने की आशंका नहीं है, प्राइसेस जहाँ हैं यहीं रहेंगे, निचले स्तर पे हैं और इस कारण से अब हम लोगों का ये सोचना है कि अब ये प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं, उसका एक ही मुख्य बिंदु रह गया है सोचने का कि गवर्नमेंट ओएमएसएस के टेंडर्स में कितना व्हीट रिलीज करती है आने वाले समय पे। मार्केट एज ऑफ नाउ क्या सोच के चल रही है नवनीत जी? क्या बोल रहा आपने? सरकार ओएमएसएस पे कितना व्हीट रिलीज कर सकती है एज ऑफ नाउ, मार्केट का क्या उसका व्यू है? सरकार ने जो अपने ऑर्डर्स में लिखा है वो तो 3 मिलियन टन ऑफलोड करने का गवर्नमेंट ने बोला है। हालांकि आज मार्केट जिस हिसाब से है उस हिसाब से मार्केट का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं आया है 2 टेंडर्स में, लगभग 35 से 40% ही व्हीट लिफ्टिंग हो पाई है सरकार के टेंडर्स में। ये शो करता है कि मार्केट में व्हीट अवेलेबिलिटी अच्छी है इस समय और इस कारण से प्राइसेस भी कहीं न कहीं व्हीट के टूटे हैं। और देखा जाए तो जो कंजम्पशन है इंडस्ट्री का वो तो स्टडी चल रही है, लेकिन मार्केट डिमांड पूरी तरह से फ्रंट फुट पे आ नहीं पा रही है। इंडस्ट्री भी कहीं न कहीं परचेज़ेस को लेकर के कॉशियस हो रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो एक्स्ट्रा सप्लाई की अनसर्टेनिटी बनी हुई है। एक फाइनल चीज नवनीत जी, जैसे आपने कहा कि प्राइसेस काफी यहाँ पर गिर चुके हैं, अगर हम विंटर के सीजन की बात करें अगले 3 महीने के लिहाज से कहाँ जाते हुए और किस रेंज में आपको प्राइसेस लगते हैं? नहीं, अब ये सारे प्राइसेज़ जो रेंज है वो गवर्नमेंट पॉलिसी पे ही निर्धारित है और हमारे को ऐसा नहीं लगता अब कि कोई प्राइसेज़ में कोई बहुत बड़ी उछाल या कोई भी चीज़ आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने स्पेसेस को खाली करना है, अपने गोडाउन्स को खाली करना है। वो उन्होंने अपना टारगेट बना लिया है कि हमको जितनी जल्दी गोडाउन्स क्लियर कर पाएँगे उतना ही हम आगे प्रोक्योरमेंट की तरफ सोच पाएँगे, निर्णय ले पाएँगे। तो जब सरकार का मकसद इस समय प्राइस कंट्रोल करने का नहीं है, अपने स्पेस खाली करने का है, तो प्राइसेज़ में कहीं भी हमारे को उछाल अभी तो नहीं दिख रहा है। प्राइसेज़ जहाँ हैं यहीं रह सकते हैं या कहा जाए कि यहाँ से 10, 20, ₹50 ऊपर-नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा और कोई गुंजाइश नहीं है। ऑलराइट नवनीत जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो जैसे आपने कहा कि डिमांड सप्लाई नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड जो गवर्नमेंट चाहती है कि अपने थोड़े से स्टॉक्स खाली करें क्योंकि आगे फिर से रबी की फसल यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी, तो उन सबसे पहले क्लियरली एक इम्पैक्ट यहाँ पर प्राइसेस में ऑन द बेरिश साइड। हमारे साथ अब IPGA के चेयरमैन विमल कोठारी जुड़ चुके हैं। विमल जी नमस्कार। और सबसे पहले तो खरीफ की जो नंबर्स आए हैं उसमें रिकॉर्ड दिखता है कि राइस के उत्पादन बढ़ने वाला है, लेकिन खाने के तेल और पल्सेस प्रोडक्शन में यहाँ पर गिरावट है। साथ ही साथ जिस तरह से इंडिया यहाँ पर 100% MSP पे प्रोक्योरमेंट करने को बार बार रिआइटरेट कर रहा है, कैसे देखते हैं आप दोनों ही चीजों को? धन्यवाद मनीषा जी, आपने मुझे शो पे आमंत्रित किया। देखिए हाँ, जो अभी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है उसमें कुछ गिरावट है, खासकर उड़द में और मूंग में। तुअर में बहुत मामूली गिरावट है, लगभग जो पिछले साल जो उत्पादन हुआ था उसके लगभग उसके आसपास है। लेकिन जो प्राइसेस अगर हम देखें, प्राइसेस में इससे कोई वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार इंपोर्ट हो रहा है म्यांमार से और ये ब्राजील से जो है उड़द बार बार आ रही है, तो काफी अच्छी मात्रा में उनका इंपोर्ट हो रहा है। और जो मूंग की हमारे पास पहले से भी उपलब्धता काफी है, तो मूंग की वैसे कोई कमी नहीं है, मूंग अभी भी MSP के नीचे बिक रहा है। तुअर का जहां तक सवाल है, अभी इस साल तुअर के प्राइसेस काफी नीचे रहे हैं, पूरे साल MSP से नीचे रहे हैं। और तुअर सरकार ने भी इस बार जो प्रोक्योरमेंट है लास्ट सीजन, उन्होंने 6.5 लाख टन उन्होंने प्रोक्योरमेंट किया है। तो ये जो मामूली शॉर्टेज है, मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट लगातार आ रहा है। अफ्रीका से भी हमने काफी अच्छी मात्रा में इंपोर्ट होते हुए देखा है, म्यांमार से भी अच्छा इंपोर्ट आ रहा है। सामने जो सीजन आ रही है, जो अभी सामने अगले महीने जो हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग होगी तुअर की,
तो हम देख रहे हैं कि दूसरी जो ओरिजिन है, जैसे खासकर म्यांमार है, वहाँ इस बार अच्छा उत्पादन है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो थोड़ी वो जो कमी आई है खरीफ में, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इंपोर्ट जो लगातार हो रहा है, और खासकर जो येलो पीस का इंपोर्ट जो जिसका हम बार बार जिक्र भी करते हैं, वो अच्छी मात्रा में आ रहा है। नए सीजन में लगभग 5 लाख टन का इंपोर्ट लगभग हो चुका है, या ये अगले महीने तक पहुंच जाएगा, जो सितंबर और अक्टूबर के नए जो शिपमेंट्स में। तो दालों की उपलब्धता में मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि दालों के जो भाव है अभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से काफी नीचे है, खासकर मसूर में, चने में, तुअर में, उड़द में, सब में जो भाव है सारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है। बिमल जी, आपको लगता है कि इंसेंटिव यहाँ पर ज्यादा दालें उगाने का एज ऑफ नाउ किसान के पास है ही नहीं? जैसे आपने कहा कि प्रोक्योरमेंट कुछ खास नहीं है, सस्ता इंपोर्ट भी है। देखिए, अगर सरकार ने जो आश्वासन दिया कि हम 100% प्रोक्योरमेंट करेंगे, वो अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसान को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि 80 रुपए की एमएसपी है तुअर की, अगर उस भाव में सरकार खरीदती है तो बिल्कुल डेफिनेटली फिर किसानों को तो अपने भाव चाहिए, और उनको अगर वो भाव मिलते हैं तो सरकार ने ये आश्वासन भी दिया है। उन्होंने इसके लिए फंड्स भी ईयर मार्क किए हैं, लगभग 12-13 हजार करोड़ रुपए उन्होंने खरीफ की जो ये तुअर और चने के लिए उन्होंने अलग से ईयर मार्क किया है। मैं समझता हूँ अगर सरकार खरीदती है, अगर एमएसपी पे खरीदती है जो उन्होंने आश्वासन दिया किसानों को, तो फिर जो ये सस्ता इंपोर्ट हो रहा है उससे मुझे नहीं लगता कि किसानों को उस पर कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन एक बात है, देखिए, ये जो कहना कि हम 100% प्रोक्योरमेंट कर लेंगे, मेरा थोड़ा सा इसमें ओपिनियन अलग है, क्योंकि 100% प्रोक्योरमेंट करना और बोलना, कहना और उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि अगर आपके हमें प्राइस जो है, हम जो हमेशा हमारा हमारा सुझाव रहा है कि आप प्राइस को बैलेंस करिए, आप इतना नीचे भी मत करिए इंपोर्ट को कि किसान हमारा उत्पादन कम हो, आप इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर को इसमें नुकसान हो। अगर हमारे प्राइस डायनेमिक ड्यूटी के स्ट्रक्चर से अगर लगभग अगर एमएसपी के आसपास हो, तो मुझे लगता है कि सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में नहीं खरीदना होगा, प्राइस भी बैलेंस रहेंगे, किसानों को भी लाभ होगा, कंज्यूमर को भी लाभ होगा, सरकार को भी लाभ होगा और ट्रेड को भी लाभ होगा। तो ये बार बार हम आपकी तरफ से हमने कई बार इसका जिक्र भी किया है, हम सरकार को भी लिखते आए हैं, और हमारे काफी परसुएशन के बाद सरकार ने येलो पीस पे 30% की ड्यूटी भी उन्होंने पिछले एंड ऑफ अक्टूबर में इम्पोज किया है। एब्सोल्युटली। तो लेकिन मैं समझता हूँ वो कदम काफी नहीं है, इनको कुछ और करने की जरूरत है। बिमल जी, अगर काफी सारे इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से मेरी बात होती रहती है, जिन्होंने कहा है कि सेल्फ सफिशिएंसी दालों में अचीव करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले हम सेल्फ सफिशिएंसी के बहुत करीब यहाँ पर थे। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है वन, और आप कैसे कहेंगे, जैसे आपने कहा कुछ यहाँ पर पॉलिसी बैलेंस करने की जरूरत है। आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में अगर सरकार पुश करे, एडिबल ऑयल में शायद वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन दालों में आपको लगता है कि शायद सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ एक स्मॉल बेबी स्टेप्स हम ले सकते हैं? बिल्कुल, हम प्रधानमंत्री जी ने इसका उन्होंने एक इनिशिएटिव भी लिया है कि हमें इस बार सेल्फ सफिशिएंट करना है, हमें 2030 तक भारत को सेल्फ सफिशिएंट करना है। लेकिन उसके लिए उचित कदम उठाने जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो बहुत ज्यादा सस्ता इंपोर्ट है वो नहीं होना चाहिए। जो पल्सेज मिशन में सरकार ने लगभग 11-12 हजार करोड़ रुपए दिए हैं, और तो वो उससे जो उन्होंने जैसे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है, रेजिलिएंट सीड्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स है, अगर और हमारे और थोड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट और ज्यादा हो हमारे सीड्स के ऊपर में, और हमारे यील्ड्स बढ़ाए जाएं। अगर हमारा यील्ड जो अगर आप देखें ग्लोबल एवरेज से काफी कम है, अगर हम उसको ग्लोबल एवरेज में ले आए तो मैं नहीं समझता हूं कि हमको सेल्फ रिलायंस बनने में, आत्मनिर्भरता पाने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हमारी जो शॉर्टेज है, हमारा जो डिमांड और सप्लाई में गैप है, वो लगभग 15 से 20% का है। जो और आपने ठीक कहा कि एक बार हम लगभग आत्मनिर्भरता की तरफ पहुंच सके थे। अगर आप 3 साल पहले देखें तो हमारा इंपोर्ट सिर्फ 25 लाख टन था, जबकि पिछले साल हमने 73 लाख टन का इंपोर्ट किया। हालांकि मुझे लगता है इस साल इंपोर्ट कम होगा, और मैं समझता हूं जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें हमारे यहाँ इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 लाख टन होगा। लेकिन हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, ये बात हमें समझने की जरूरत है कि डिमांड बढ़ती जा रही है, और 2030 तक नीति आयोग की रिपोर्ट है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 38 से 40 मिलियन टन होगी, जबकि हमारा प्रोडक्शन 26 मिलियन टन है। तो नेक्स्ट 5 साल में 15 मिलियन का अचीव करना एक चैलेंज, डेफिनेटली एक चैलेंज है, लेकिन इसकी तरफ बढ़ा जा सकता है। और जैसा मैंने कहा कि इस पे उचित कदम उठाने जरूरी है। सरकार को ये देखना चाहिए कि सिर्फ वो बहुत सस्ता इंपोर्ट करके इन्फ्लेशन को जो हम निगेटिव करना चाहते हैं उसकी जरूरत नहीं है।
इतना ये प्राइस इतने बैलेंस होने चाहिए कि किसानों को भी इसमें लाभ मिले, और जो अगर बैलेंस प्राइस रहेगा तो सरकार को भी इतना इसमें प्रोक्योरमेंट में एंगेज नहीं होना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इसकी एक बैलेंस पॉलिसी चाहिए, और जो हाई यील्ड जो वेराइटी मैं समझता हूँ उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है, क्योंकि नीति आयोग ने भी इस पे काफी संज्ञान लिया है। तो मैं समझता हूँ नेक्स्ट 4-5 साल में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कुछ अच्छे सीड्स और रिसर्च डेवलपमेंट से कुछ फायदा होगा, लेकिन यील्ड्स बढ़ाने जरूरी है और प्राइस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यानी कि एक बैलेंस पॉलिसी यहाँ पर होनी जरूरी है। काफी सारा ऑन पेपर इसके ऊपर काम हो चुका है, ऑन ग्राउंड कब तक होता है और कितना समय लगता है वो ऑफ कोर्स वॉच करना होगा। एज ऑलवेज विमल कोठारी जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।